हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10 मैथ्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड दीज आर द एमसीक्यूज बेटा जो आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना और ज़्यादा स्किप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई से भी 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा? बेटा सबसे पहली बात, ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है नीचे वाले टर्म्स पे। अगर नीचे वाले टर्म में 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो पहली बात वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर सिर्फ 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है तो नॉन टर्मिनेटिंग बताना बस, ठीक है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और था इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, दूसरा सवाल है, हमें दे रखा है a एक्स वाई क्यूब और हमें गिवन है b एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड z। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि अगर इसमें आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने के साथ जिसकी पावर लीस्ट होती है, लीस्ट पावर जिसकी पावर छोटी होती है वो एचसीएफ होता है बेटा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है लेकिन इसकी पावर कम है इसलिए x लेंगे। इन दोनों में y है और इसकी पावर कम है तो वाई स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ होगा जो दोनों में होना चाहिए, जिसकी पावर कम होना चाहिए। और एलसीएम में क्या है? दोनों में से किसी एक में भी होगा तो चलेगा। तो देखो x दोनों में लेकिन इसकी पावर ज्यादा है, एलसीएम के लिए हम ज्यादा पावर वाले लेते हैं, एचसीएफ के लिए कम पावर वाला और एलसीएम के लिए ज्यादा पावर वाला। इन दोनों में y है लेकिन इसकी पावर ज्यादा है और हालांकि z सिर्फ इसमें नहीं है फिर भी हम z लेंगे। तो एलसीएम में कॉमन हो या नो लेना है और जिसकी पावर ज्यादा है वो लेना है। एचसीएफ में कॉमन वाला ही लेना है इसलिए मैंने एचसीएफ में z नहीं लिया, कॉमन वाला ही लेना और जिसकी पावर कम है वो लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें निकालने के लिए क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम जो इन दोनों में जो पावर ज्यादा वाला है यानी x की पावर 4 y क्यूब z यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम एचसीएफ। इस पे एक सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए ये करना अनिवार्य था, ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल इसने कहा है लार्जेस्ट नंबर। बेटा जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात कर देना आप समझ जाओ एचसीएफ की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ लार्जेस्ट बोल दे, हाईएस्ट बोल दे, बिगेस्ट बोल दे, इन सारे में आपको एचसीएफ निकालना है। अगर मैं 60 या 75 कौन सा वो बड़े से बड़ा नंबर है इसमें जिससे मैं अगर 60 और 75 को डिवाइड कर दूं तो 8 बच जाए, तो 8 बच जाए और 10 बच जाए यानी इससे डिवाइड करूं तो 8 बच जाए। क्यों बचे भाई? माइनस कर दो 52 आ जाएगा। 75 से जब मैं डिवाइड करूं तो 10 बच जाए, ठीक है। तो जो बच जाए वो घटा दो। इसने कहा इससे जब मैं डिवाइड करूंगा उस नंबर को तो 8 बचेगा, इससे जब मैं डिवाइड करूंगा उस नंबर को तो 10 बचेगा। तो 8 बचेगा, मैंने 8 घटा दिया, 10 बचेगा, 10 घटा दिया। अब मुझे निकालना है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो 13 चौक 52, 13 पचे 65, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 इज द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों के फैक्टर में जो कॉमन पार्ट हो। तो 13 दोनों में कॉमन है तो 13 इज द एचसीएफ। और मुझे वह निकालना कि वो हाईएस्ट नंबर जिससे अगर मैं 60 और 75 को डिवाइड करूं तो 8 और 10 बचे। तो 13 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा और जब 75 को 13 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा। चलो बहुत आसान सवाल। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, हमें देखा 97 अपॉन 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है और 5 की पावर 4 है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा? तो मैं आपको बात, पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग है लेकिन कितने डेसिमल के बाद? तो 2 और 5 में जिसकी पावर मैक्सिमम है उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट। बेटा जिसकी पावर मैक्सिमम है उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो ये 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। दिस इज द डी ऑप्शन, ये 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द एचसीएफ ऑफ 16 एंड वाई। देखो 16 और वाई का देखो आप एक फॉर्मूला है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कितना होता है बेटा? दिस इज ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है? ए मल्टीप्लाई बी। अच्छा ए और बी देखो, आपको एचसीएफ तो दे रखा है 8, दिस इज एचसीएफ एंड दिस इज एलसीएम। और ये एचसीएफ एलसीएम इन दोनों नंबर का दे रखा है तो ये नंबर हमारे ए और बी होते हैं। इस पे भी एक एमसीक्यू बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना। तो आपको एलसीएम गिवन है 48, ओके नो प्रॉब्लम। एचसीएफ आपको गिवन है 8, नो प्रॉब्लम। ए हमें 16 है लेकिन बी की वैल्यू नहीं पता भाई, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो 48 मल्टीप्लाई 8, ये 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई वाला टर्म इक्वल के इधर आके डिवाइड होता है। 16 3 48 और 8 3 24, 24 इज द करेक्ट ऑप्शन, 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा।
तो ये फर्स्ट चैप्टर के सारे सवाल हो चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पे आ गए हम। दिस इज चैप्टर नंबर 2 यहां से स्टार्ट है। कह रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, और इस पॉलिनोमियल के ये जो 2 है ये इसका जीरोस है। अगर ये 2 इसका जीरोस है, जीरोस क्या होते हैं, जो x की वैल्यू होती है उसी को हम जीरोस बोलते हैं। व्हाट इज जीरोस बेटा? द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोस, यानी x इज 2 क्या है, जीरोस है। अब x की वैल्यू 2 दे रखे, यहां पुट कर दो। अच्छा, तो x यहाँ पे 2, देखो ये हमारा पॉलिनोमियल x² + 3x + k, 3x + k, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा तो 2² + 3 × x यहाँ पे 2 + k = 0। जीरोस क्या होता है, जब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आंसर 0 है, इसलिए मैंने 0 के बराबर रख दिया। समझ में आया? जीरोस क्या होता है, x की वैल्यू। कौन सी x की वैल्यू, जिसको अगर आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2, क्योंकि ये जीरोस है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 + k = 0। यह आ जाएगा 10, इधर आके माइनस, तो k = -10। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -10। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे सवाल, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और 50 MCQs ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कर लिए तो आपके पेपर में मैक्सिमम सवाल तो MCQ में करेक्ट हो जाने वाले हैं, सो डोंट वरी। इसके अलावा इस चैनल पर बहुत सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड, अगर आपने वो कर लिए तो आपके पेपर में बहुत तगड़े नंबर आने वाले हैं। अगर जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए तो बेस्ट है, ध्यान रखना। तो क्या रखा है सवाल में, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2 और 5। तो हमें 2 जीरोस दे रखे, कितने पॉलिनोमियल। तो बेटा अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है ना, तो उससे आप कितने ही पॉलिनोमियल बना सकते हो, 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल बना सकते हो, 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल। अगर 2 जीरोस है तो 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल बना सकते हो, इसको तो याद कर लो सीधा, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस। अच्छा, इसका एक लॉजिक बताता हूं। इसने कह रखा बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, यानी जो जीरोस ने आप निकालोगे, देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 2 होती है उसके 2 जीरोस होते हैं। अब ये जो 2 जीरोस है दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे या एक प्लस में होगा एक माइनस में, बेसिक सा लॉजिक है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके सारे टर्म्स इधर प्लस 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 दिख रहे हैं, इसके बोथ नेगेटिव होंगे, बोथ नेगेटिव, इसके दोनों जीरोस जो होंगे ना बेटा, यानी जो x की 2 वैल्यूज आएंगी वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएगी। दिमाग में डाल लो इस बात को, बोथ नेगेटिव। अच्छा, अगर बीच में इधर अगर बीच में माइनस हुआ, बोथ पॉजिटिव, दिमाग में डाल लो, बोथ पॉजिटिव। अगर b के साथ बीच में नेगेटिव हुआ, बोथ पॉजिटिव बेटा, बोथ पॉजिटिव, दिमाग में डालो। अगर बीच में छोड़ो, bx को छोड़ो, यहां प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो, अगर लास्ट में आपका नेगेटिव हुआ, लास्ट में इधर नेगेटिव हुआ, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इधर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां देखो, यहां तो फिर माइनस ही होगा अगर इधर माइनस होगा तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। दिमाग में इस बात को ठूस लो, आप दिमाग में डाल लो। इसमें से एक सवाल भी एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कई बार देखा है मैंने, पूछा हुआ है कि अगर सारे प्लस में दिख रहे हैं इसके दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, अगर बीच में माइनस दिख रहे हैं इसके दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे, अगर लास्ट में नेगेटिव दिख रहा है तो एक 0 प्लस एक 0 माइनस। तो देखो इस पॉलिनोमियल में सारे प्लस में, यानी इसके दोनों जीरोस नेगेटिव होने वाले, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। ये बहुत बेसिक सा फंडा मैंने आपको समझा दिया, और ऐसे एमसीक्यूज जरूर आते हैं एग्जाम में, ये नहीं छोड़ के जा सकते आप, ध्यान रखना। अगला सवाल बेटा, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आर इक्वल, इनके जीरोस अगर इक्वल हो तो C and A have अपोजिट साइन। C and, देखो सुनो, अगर किसी चीज के जीरोस अगर इक्वल होते हैं ना, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल होते हैं तो उसमें b² - 4ac के बराबर होता है, b² - 4ac 0 के बराबर होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बराबर, तो दिमाग में इस बात को डाल लो कि b² - 4ac क्या होगा, 0 के बराबर। तो यहां से b² की वैल्यू बेटा 4ac। अच्छा, ठीक है। अब एक बात समझो आप कि ये तो पॉजिटिव है ऑलवेज, क्यों बेटा, हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर। तो ये अगर इसके बराबर है, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, ये बात तो पक्की है क्योंकि ये इसके बराबर है। अच्छा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा भाई, 4ac, देखो 4 तो हटा दो, 4 तो पॉजिटिव है। अब AC प्लस में कब होगा, AC प्लस में 2 ही कंडीशन में हो सकता है प्लस, या तो A और C दोनों ही नेगेटिव हो, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, या तो A और C दोनों ही पॉजिटिव हो तो प्लस रहेगा ही। अगर ये b² है और b² यानी किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए,
तो ये दो ही सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकता है, जब ए और सी दोनों ही नेगेटिव हो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो। तो ए और सी दोनों ही नेगेटिव यानी सेम साइन होना चाहिए, तो ए और सी पे सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन बेटा, सी एंड ए हैव सेम साइन। दिमाग में डाल दो इस बात को। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस दे रखे हैं हमें, जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा -4 बीटा -5। अच्छा, आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, या फिर कह लो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहला जीरो बीटा दूसरा जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होता है पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम है -4 -5 तो -9 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -4 इंटू -5 तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 20। अच्छा, बहुत बेसिक सी बात। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा, आंसर आ गया। अगला सवाल बेटा, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द टू लाइन। मैं इसके लिए बहुत छोटी सी कुछ बातें हैं वो बता दूं आपको, पूरा इंटायर चैप्टर बस 2 मिनट देख लो, 2 मिनट मैं इस सवाल में लगाने वाला हूं, लेकिन इसको करने के बाद थर्ड चैप्टर का तो सारे सवाल ऐसे, ये थर्ड चैप्टर क्वेश्चन है, ऐसे फटाफट तुरंत हो जाएंगे। देखो, अगर आपके दो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पहला पॉलिनोमियल, ये 1 1 1, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 1, दूसरी इक्वेशन है कोई मेरे पास लीनियर इक्वेशन b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो a1 b1 c1 है वो पहले इक्वेशन के नंबर्स हैं, a2 b2 और c2 है वो दूसरे इक्वेशन के नंबर। किसके नंबर, जो x के साथ वो a, जो y के साथ b, जो खाली नंबर c, दिमाग में डाल लो। इस सिचुएशन में अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता, तो ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है ना, उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और जिसके सॉल्यूशन होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है। 3 बातें एक चीज से ही पता चल जाती है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, एक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हुआ लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हुआ, तो दिमाग में डालो लाइन पैरेलल होगी। और पहला लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। देखो, इंटरसेक्टिंग के एक सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि एक पॉइंट पे टच करके चला जाता है। पहला लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, अगर उसे टच नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन तब आते हैं जब लाइन एक दूसरे को टच करती है, जब पैरेलल है तो कभी टच ही नहीं करेंगे, और कोई जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है। दिमाग में डाल लो, ये छोटी सी बात आपने सीख लिया ना, पूरा इंटायर चैप्टर के सारे एमसीक्यूज 5-6 एमसीक्यूज हम धड़ेले से 1 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर तीनों बराबर हो गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों चीज बराबर हो गई बेटा, अगर तीनों चीज बराबर हो गई तो लाइन होगा कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब है कोइंसिडेंस, इसका क्या मतलब है कोइंसिडेंस लाइन का मतलब, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ऐसा एक के ऊपर दूसरा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और कोइंसिडेंस लाइन क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है। क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्टिंग में एक पे टच करके जा रहा था, एक सॉल्यूशन। पैरेलल में एक पे भी टच नहीं कर रहा था, नो सॉल्यूशन। लेकिन इंटरसेक्ट ये जब कोइंसिडेंट हो तो सारे पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जितने पे टच करेगा उतने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अब इसके अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता इनकंसिस्टेंट। आप करो पहला सवाल, ये हमारा ये इक्वेशन है पहला, जिसमें मुझे ए बी सी पता है, दिस इज ए बी सी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है जिसका ए बी सी, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे दे रखा है। अब मैं अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और भी निकालू, देखो a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 7/21 कितना आएगा, ये आएगा 1/3। b1 इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 और b2 -3, तो -1 और -3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है। अब c1 की बात करते हैं, तो इधर 5 है इधर 10 है, तो 5/10 तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन इसके बराबर नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो लाइन पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, तो लाइन पैरेलल। क्या ये बात क्लियर है? हमने a1 अपॉन a2 निकाला 1/3,
फिर हमने b1/b2 निकाला, दिस इज a1/a2 b1/b2, ये निकाल लिया 1/3, लेकिन c1/c2 1/2 आया, तो 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, लाइन पैरेलल, सीधी सी बात। अगला सवाल, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस कैसे है भाई, तो a1/a2, दिस इज a1, दिस इज a2, तो a1/a2 जब हमने निकाला तो हमारा आया 3y-6 -1/2। औरल निकाल लो अब, तो b1/b2 कितना आएगा, ये है हमारा y 10, इधर 5, तो -5/10, ये भी हम -1/2, और c1/c2 7/7, तो ये तो 1 आ गया। फिर से a1/a2 b1/b2 के बराबर, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में भी क्या है, पैरेलल लाइन, या पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं बेटा, द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो x की वैल्यू 0 दे रखी है और y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 दे रखी, हैज नो सॉल्यूशन। देखो सुनो मेरी बात, सुनो, देखो ये हमारे दो एक्सेस है, x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, देखो यह 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। अगर आपको x की दो वैल्यूज दे रखी है, x की अगर दो वैल्यूज दे रखे हैं, याद रखना x इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये लाइन, x इक्वल्स टू 5 का मतलब है ये लाइन, ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल है, कैसे हैं बेटा, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन, सिंपल सी बात, जो लाइन पैरेलल होते हैं उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। अगला सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कोइंसिडेंट लाइन जिसमें वो तीनों सारे के सारे एक दूसरे पर टच करते हैं और जिसमें तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अच्छा, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, दिस इज माई a1 2, दूसरी इक्वेशन का दिस इज a2 3, b1 -3, b2 k, c1 10 और c2 15। देखो k की वैल्यू तो इन दोनों से ही आ जाएगी, इन दोनों से निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 2k, इसको इससे मल्टीप्लाई -9, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, -9/2। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको एमसीक्यूज फटाफट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसकी सारी बेसिक बातें आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा किसके पैरेलल है, बेटा अगर x की वैल्यू दे रखी है तो y के पैरेलल, दिमाग में डाल लो। अगर आपको y की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दे रखी है मान लो, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, दिमाग में डाल लो बेटा। अगर आपको x दे रखा है तो y के पैरेलल, y दे रखा है तो x के पैरेलल। आपको यहाँ पे x दे रखा है, किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसने क्या रखा है, x इक्वल्स टू -2 किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा, अगर जिसमें आपको देखो हमारी जो इक्वेशन होती है लीनियर, वो ऐसी होती है ax + by + c, जिसमें आपको c ना दे रखा हो बेटा, जिसमें आपको c ना दे रखा हो, सिर्फ x और y दे रखा हो, सिर्फ x y, जैसे ये y इक्वल्स टू 4x, क्या इसमें कोई c क्या होता है, खाली नंबर, क्या आपको इसमें कोई खाली नंबर दिखाई दे रहा, नहीं। ऐसे इक्वेशन जिसमें कोई खाली नंबर नहीं होता, सिर्फ x और y वाला टर्म होता है, वो ऑलवेज पास होता है ओरिजिन से, पासेस थ्रू ओरिजिन। बेसिक सी बात है बेटा, ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, दिमाग में डाल लो, दिमाग में डाल लो कि अगर x दे रखा है y के पैरेलल, y दे रखा है x के पैरेलल, अगर कोई इक्वेशन में x y है लेकिन खाली नंबर नहीं है तो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अगला सवाल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। बेटा डिग्री का मतलब होता है पावर, आप सिंपली देख लो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे ही नहीं रखा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मान लो, चलो मैं ही दे देता हूँ, 3x³ + 4x² - 9x + 2, कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछे बताओ इसमें डिग्री क्या है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर, उसको डिग्री बोलते हैं। तो इस वाले इक्वेशन के हिसाब से डिग्री हमारी 3, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, यहां पे इन्होंने बोल तो दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल दिया, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है। इन्होंने इक्वेशन नहीं दी, इन्होंने बोल तो दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसकी डिग्री कितनी होगी, 2। बहुत बेसिक सी बात यार, हमने तो बेकार में लिख दिया इसको। अगला सवाल क्या था बेटा, इफ द रूट्स, इसके रूट्स का मतलब जीरोस, रूट्स बोल दे सवाल में या फिर जीरोस बोल दे, बात एक ही है। और मैं आपको बता चुका हूं जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वैल्यूज को हम जीरोस बोलते हैं। इसने क्या रखा है, इसके जो रूट्स हैं रेसिप्रोकल एक दूसरे के, मतलब अगर एक रूट इसका अल्फा है, मतलब एक जीरोस अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोस का 1/α है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है।
तो अगर पहला रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है 1 बाय अल्फा, या ये कह लो कि पहला जीरोस अगर इसका अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा बेटा 1 बाय अल्फा। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब ये जीरोस है, इनका प्रोडक्ट तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी इज 2 एंड ए जो एक्स स्क्वायर के साथ है पी, तो अल्फा से अल्फा क्या 1 इज इक्वल टू 2 बाई पी, पी इधर जाके मल्टीप्लाई, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2, बहुत बेसिक सी बात थी ये तो 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा, और मैंने प्रोडक्ट ही क्यों लिया, सम क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रोडक्ट लेने पे अल्फा से अल्फा कट रहा है इसलिए। चलो अगला सवाल, पी क्यू आर एस आर इन एपी, तो बताना आर माइनस क्यू की वैल्यू। तो बेटा आपको बता दे एपी का क्या मतलब है, अगर पी क्यू आर एस एपी है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इनके बीच का भी डिफरेंस डी, इनके बीच का भी डिफरेंस डी, इनके बीच का भी डिफरेंस कैसा होगा डी होगा, क्योंकि एपी की पहचान ही यही है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जिसमें डिफरेंस कैसा होता है सेम। तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्यू माइनस पी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो आर माइनस क्यू आएगा, ये दोनों बराबर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो एस माइनस आर आएगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे होंगे बेटा, बराबर। इसने हमसे सवाल में पूछा आर माइनस क्यू किसके बराबर होगा, तो भाई आर माइनस क्यू क्यू माइनस पी के बराबर भी, एस माइनस आर के भी बराबर है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से एस माइनस आर मैच हो रहा है, दैट्स ऑल। अगला सवाल क्या है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, एपी के 3 नंबर का सम जो है वो 9 है, एंड देयर प्रोडक्ट, एक बात दिमाग में डाल लो बेटा, जब भी एपी के 3 टर्म के सम की बात होगी और प्रोडक्ट की बात होगी, वैसे तो सवाल करने का तरीका 3 मार्क्स में कुछ अलग है, बट मैं आपको एमसीक्यू के तरीके से बताता हूँ। सम ऑफ 3 नंबर इज 9, इसमें से देख लो कौन कौन से नंबर का सम 9 आ रहा है। तो देखो इसमें सम 9 नहीं आ रहा, इसमें सम 9 आ रहा है, इसमें सम 9 नहीं आ रहा, इसमें सम 9 आ रहा है, यानी इन दोनों में से एक आंसर है, बी और डी में से कोई एक आंसर है। अब इसने जो कहा है जो प्रोडक्ट है वो 24 है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 3 5 जा 15, 15 जा 15, तो ये तो नहीं आ रहा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 ऑफ कोर्स, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऐसे 3 नंबर्स चाहिए थे जिनका सम 9 हो और प्रोडक्ट 24, तो इनका सम 9 है और प्रोडक्ट 24 है, बेसिक सी बात थी। कुछ चीजें हमें आंसर सही मिल जाती है। कह रहा है इफ द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, अच्छा इस एपी में एंड से 10वां टर्म निकालना है, तो अगर आपको एंड से 10वां टर्म निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा, लास्ट या एंड बोलो, इसके लिए फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1D। कहने का मतलब अगर आप 10वां टर्म निकालना चाहते हो तो n की जगह 10 ले लो, L इज द लास्ट टर्म 254 दे रखा है, माइनस n 10 माइनस 1 D, इन दोनों के बीच का गैप जो कि है 5, बहुत बेसिक सी बात, क्लियर हो गई बात। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज द फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1D वेयर L इज द लास्ट टर्म। सो अगर इसने n की वैल्यू 10 बोली यानी 10वां टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 254 माइनस 10 में से एक है 9, 9 गुणा 5 45, तो बेटा 254 में से 45 घटा दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 254 में से 45 घटा दो, 209, ऑफ कोर्स 209, 209 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कितना आएगा 209। क्लियर हो गई बात, बहुत बेसिक सा सवाल था। अगला सवाल करो बेटा, चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज पे आ गए हम। क्या रखा है, इफ डी इज पैरेलल टू एबी, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है बेटा, बीसी के पैरेलल है, ठीक है, डी इज पैरेलल टू एबी, अच्छा एबी के पैरेलल है, ठीक ठीक ठीक, एबी के पैरेलल है भाई, दिमाग में डालो, एबी के पैरेलल है, जो आपका डीई है ना वो ए बी, दिस इज डी, दिस इज ई, ओके। आपको बी गिवन है, बी ई 6 एंड बी ई 6 एंड ई सी इज 4। तो हमें पता है कि जब भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो किसी भी ट्राइंगल में, आपको लगाना है बीबीटी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के हिसाब से इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर, यानी सी ई अपॉन बी ई किसके बराबर होगा, सी डी अपॉन ए डी के बराबर। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये 4 है, ये 6 है, ये हमारा 3 है, ये x है। चलो जो काटा पीटी में कट रहा है काट डालो, ये 2 3, अच्छा तो दिस 2/3 इज इक्वल्स टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ये इधर, तो 2x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/2। बहुत बेसिक सी बात थी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5। बहुत बुद्धू सवाल था ये तो, थेल्स थ्योरम लगा हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आसान। चलो
अगला सवाल क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ट्राइंगल है बेटा, दिस इज अ ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A. एरिया, बेटा कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4A² होता है, दिमाग में डालो, √3/4A², √3/A नहीं, √3/4A², √3/4A² इज द करेक्ट. अगला क्वेश्चन बेटा कह रखा है इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल है हमारा ABC एंड DEF, ठीक है. इन दोनों ट्राइंगल में बेटा इसने कहा है AB अपॉन DF, किसका रेशियो लिया है, AB और DF का, इन दोनों साइड का रेशियो लिया है. और दूसरा किसके बराबर है, BC अपॉन FE, BC अपॉन FE. क्या है BC, यानी इसका इसके साथ लिया है, BC का FE के साथ लिया है, ठीक है. और CA इसका किसके साथ लिया है, ED के साथ, ठीक है. ओके, तो जैसे रेशियो दे रखा है ना उसी हिसाब से हम ट्राइंगल लेते हैं, जैसे रेशियो दे रखा है उसी के हिसाब से हम ट्राइंगल लेते हैं. तो मान लो जो मैंने ट्राइंगल लिया वो लिया है ABC, तो ABC के हिसाब से थोड़ा सोचो बेटा, ABC के हिसाब से सोचो. AB का रिश्ता जो बना है वो DF के साथ बना है. अच्छा, BC का जो रिश्ता है वो EF के साथ बना है, BC का रिश्ता EF के साथ, अच्छा EF के साथ. और जो AC का रिश्ता है वो DE के साथ जुड़ा है, AC का DE के साथ. तो ये ट्राइंगल होना चाहिए ABC और DFE, ABC DFE, ABC DFE, दिस इज द ट्राइंगल. याद रखना जैसे साइड का रेशियो लिया है उसी के हिसाब से आपका ट्राइंगल बनना चाहिए. हम देखेंगे किसका किसके साथ रेशियो लिया है, किसका किसके साथ लिया है, किसका किसके साथ लिया है, उसके हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे. तो दिस वाज द सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी, है ना. तो चलो अगला सवाल क्या था, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस. बेटा अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई वाला आंसर लिख दो. ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट. अगर एक्स से डिस्टेंस पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, वाई से डिस्टेंस पूछा तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो. इन्होंने बोला एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये है वाई एक्सिस जिसकी वैल्यू है 3. तो एक्स से जो डिस्टेंस बताते हैं वो वाई का बताते हैं, ठीक है. तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इस पॉइंट से 3, दिमाग में डालो. अगर वो पूछते इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से पूछा तो एक्स वाला लिख देते. उल्टा लिखना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो वाई वाला टर्म लिख दो, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो आप एक्स वाला लिख दो. बहुत बेसिक सी बात. अगला सवाल, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन. जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेंगे बेटा तो जो पॉइंट है उसी का स्क्वायर कर दो, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट. दिस द डिस्टेंस. बहुत बेसिक सी बात, दिमाग में डाल लो. अगर वो बोलेंगे जैसे 2 और 3 है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो इन्हीं का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, ये होता है डिस्टेंस. तो ओरिजिन से डिस्टेंस बोलेंगे तो जो पॉइंट दे रखा है उसी का स्क्वायर करके रूट ले लो, ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो अल्फा और बीटा का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा था तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस पूछेंगे हमेशा याद रखना जो पॉइंट देखा है उसी का स्क्वायर करके रूट ले लो, ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा. उसके बाद क्या रखा है, इफ a/3 and 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन. एक लाइन है जिसमें मिड पॉइंट क्या हमारा a/3 and 4, ये a/3 and 4 इज द मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट, 6 -6 और 5, ये a पॉइंट है, p पॉइंट है सॉरी, और एक r पॉइंट है -2 3. इस लाइन का पी आर का ये मिड पॉइंट है, ठीक. अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x = x1 + x2/2. दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें ये कैपिटल X हमारा a/3 है और x1 ये पहला वाला नंबर -6, x2 ये हमारा दूसरा नंबर -2/2, ठीक है. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो x1 y1 x2 y2, तो मैंने x1 x2 की वैल्यू पुट कर दिया (2), तो ये आ गया a/3 = -8/2, ठीक है. इससे कैंसिल करेंगे -4, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 × 3 कितना 12, माइनस का, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ गई बात. तो सिंपली x से बराबर था x1 + x2/2, x की वैल्यू a/3, x1 -6, x2 -2/2, ठीक है. ये आया -8/2 कैंसिल आउट किया, -4, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, -12. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सिंपल. क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस. बेटा आपको पता है ये cos 90 तक जा रहा है और ये सारे आपस में ना मल्टीप्लाई है, cos 0 मल्टीप्लाई cos 1 cos 2 मल्टीप्लाई cos 3, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में. आपको पता है cos 90 जो होता है ना 0 होता है,
और क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो इन सारे टर्म को जब लास्ट में लाके जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सारे के सारे आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जीरो को जब इन सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेसिक सी बात है। अगला सवाल आपको दे रखा है sin b इक्वल्स टू 2 sin b। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, इसका आंसर याद कर लो, जीरो। एनसीईआरटी का सवाल है, याद रखना। आपके एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin है। अरे यार a की जगह b ले लिया तो क्या ही दिक्कत होगी, इसका आंसर तो जीरो ही आएगा। अगला सवाल कह रहा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर। ये देखो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी आता है। वैसे इसका आंसर 1 है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बट ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी आता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर, थीटा 1 दे रखा है, आप sin स्क्वायर को इधर भेज दो तो यहां से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर। तो sin थीटा की जो वैल्यू है ना वो cos स्क्वायर थीटा है, दिमाग में डालो। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों में देखो cos स्क्वायर और cos की पावर 4, तो दिमाग में डालो थोड़ा सा, दिस इज cos स्क्वायर, और मैं इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो दिस इज cos स्क्वायर बेटा, और cos की पावर 4 को मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मुझे पता है cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस इज द cos स्क्वायर की वैल्यू है sin, तो क्या मैं इसकी जगह पे sin लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। और इस cos स्क्वायर की जगह पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, sin, और इसके ऊपर स्क्वायर, इसलिए sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 1, दैट्स व्हाई इसका आंसर कितना है। ये 2 और 3 मार्क्स में भी आता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये देखो, इस सवाल में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ठीक है। मुझे पता है दिस इज 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें भी है, 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, जैसे 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर प्लस ये वाला 1। आपको पता है जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है ये sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, बट मैं यहां देख रहा हूं ये उल्टा है, 10 स्क्वायर आ गया, sec स्क्वायर पीछे, उल्टा है, और sec पे प्लस होना चाहिए, 10 पे माइनस होना चाहिए। यहां देखो sec पे प्लस होना चाहिए, 10 पे माइनस होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 होगी। यह साइन उल्टा है, तो एक काम करते हैं, इस साइन को बदलने के लिए ना, ऑलवेज ब्रैकेट वाले टर्म्स के अंदर ये साइन को बदलने के लिए हम हमेशा माइनस बाहर लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस बाहर, तो -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। याद रखना इस बात को, अगर आप अंदर वाले के साइन बदलना चाहते हो, मैं sec को प्लस और 10 को माइनस बनाना चाहता हूं, तो हमेशा माइनस बाहर ले लो, +1। अब इसकी वैल्यू है 1, तो -5 इंटू 1 प्लस 1, अब -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 1, ये हो जाएगा -4। सो -4 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 32, इफ sec a प्लस 10a इज इक्वल टू x, तो 10a की वैल्यू बताओ। अच्छा 10a की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक काम करते हैं, इस 10 को इधर भेज दे क्या, चलो भेज देते हैं, तो हमारा आ जाएगा अगर sec a इज इक्वल टू x माइनस 10 है, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा तो ऐसा लगेगा, क्योंकि 2 टर्म है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो sec स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर a इज इक्वल टू, अच्छा अंदर मैं स्क्वायर करूंगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखो अब 10 को, अब आपका आ गया देखो sec स्क्वायर, इस 10 को इधर भेज देता हूं, माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर x स्क्वायर, इधर है -2x, और ये 10ab है। चलो तो sec स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है 1, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x 10x। देखो मेरी बात सुनो, इसको इधर भेज देता हूं, 1 को इधर भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा 2x 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे 10x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 और 2x इधर आके डिवाइड, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, सो दिस बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाया गया। दिस इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, इफ tan थीटा इज a अपॉन b, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा अच्छा बताते हैं, बहुत बुद्धू सवाल है ये। देखो ये सवाल हमारा कुछ ऐसा है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा।
जब भी आपको सवाल में tan दे, दिमाग में डालो थोड़ी सी बात, जब भी क्वेश्चन में आपको tan दे बेटा और क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस वाले क्वेश्चन को tan में बदलो ऑलवेज। किस में बदलो? tan में, बिकॉज tan आपको गिवन है। तो क्योंकि सवाल में आपको tan गिवन है तो आप इसको tan में आराम से बदल सकते हो। आपको साइन दे रखा है, cos से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? cos से डिवाइड कर दो। अरे क्या कर रहे हैं हम? cos से डिवाइड करना है भाई, तो cos से इसको भी डिवाइड कर देते, इसको भी डिवाइड कर देते, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, सबको cos से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं सबको cos से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या जाने वाला है बेटा, क्या जाने वाला है? cos से cos गया, cos से cos गया, साइन अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। अच्छा, ये +1। अच्छा, यहां पर b भी है, ठीक है, ये 1 नहीं है, b है। यहां पर a, फिर से यहां पर tan, यहां -b। अच्छा, tan की वैल्यू कितनी है? a/b। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? a/b। यहां पुट कर दो तो आ जाएगा a मल्टीप्लाई a/b प्लस b, और यहाँ a/b माइनस b। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये b इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, प्लस b स्क्वायर अपॉन b। इधर देखो, ये a स्क्वायर, ये b इधर जाएगा बेटा, माइनस b स्क्वायर अपॉन b, b से b गया तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, 3 और 4 मार्क्स में आता है, ये सीधा आएगा तो 3 और 4 मार्क्स में आएगा। बट मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से, इसके मीडियम से मैं आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चंस भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी करवा दे रहा हूँ, और एमसीक्यू में तो पूछे ही जाते हैं वैसे भी, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस tan, देखो 1 प्लस कॉट जो होता है ना वो होता है कॉसेक, ठीक है, ये होता है कॉसेक, और 1 प्लस tan क्या होता है बेटा? सेक। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो ये सब पल्ले नहीं पड़ने वाला, आपका ध्यान रखना। और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, तो ये हो जाएगा कॉस, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर तो ऑप्शन में ही है। तो 1 प्लस कॉट क्या होता है बेटा? कॉसेक। 1 प्लस tan क्या होता है? सेक। 1 अपॉन कॉस इज साइन एंड सेक इज 1 अपॉन कॉस, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉट स्क्वायर नहीं है, बट हमें पता है कि जो कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर होता है बेटा, वो होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर। एक्चुअली कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ये होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने पहले चेक किया कॉट स्क्वायर नहीं है, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला देखा मैंने, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल पे बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनाई जा सकते हैं, एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकते हैं। बहुत आसान सवाल था ये तो। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट, एक टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। चलो आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, बेटा एक बार में 2 पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक सर्कल में एक साथ 2 पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट, देखो सुनो, ठीक है सुनो, तो इसने सवाल में क्या लिखा बेटा? एक सर्कल है, सर्कल में देखो ये टेंजेंट्स है आपके 2, और ये टेंजेंट यहां सेंटर है, ये रेडियाई। तो बेटा रेडियाई जो एंगल बनाती है, जो टेंजेंट एंगल बनाती है, इनका सम हमेशा 180 होता है। दिमाग में डाल लो इस बात को, रेडियाई जो एंगल बनाती है, जो टेंजेंट एंगल बनाते हैं, उनका सम कितना होता है? 180। तो अगर आपको क्या रखा है कि रेडियाई जो एंगल सेंटर पे बना रही है वो 110 डिग्री का है, तो ये पक्का 70 डिग्री के होने वाले हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। अगला सवाल करते हैं। इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन इट इज अ रोम्बस, बेटा ये एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर बनाए जो कि पैरेललोग्राम हो तो वो रोम्बस होगा। बहुत बेसिक सवाल, ठीक है। अगला सवाल, इन अ सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आहा, ये बढ़िया सवाल था, ये अच्छा सवाल है बेटा, ये 2 और 3 मार्क्स में भी आ जाता है। करेक्ट है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है? 21 है। रेडियस कितना है बेटा? 21 है, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क इज,
लेंथ ऑफ आर्क, देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है ना, आर्क की लेंथ वो होती है आपकी थीटा बाई 360 2 पाई आर। दिमाग में डालो इस बात को, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बेटा, थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो थीटा हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 60 बाई 360 एंड 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है 21। अच्छा, ये से कैंसिल 6 टाइम्स में, ये से कैंसिल 3 टाइम्स में, ये से कैंसिल 2 टाइम्स में, ये से कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 22। बहुत आसान सवाल था ये तो। सो 22 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा सवाल था ये। इन अ सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेटा। इन्होंने कह रहा है रेडियस कितना है 21, रेडियस कितना है 21, एंगल सेंटर पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया निकालना है। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर बेटा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा वो हमने निकाला लेंथ, लेंथ होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, और ये हम निकाल रहे हैं एरिया, एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर, किसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपली थीटा मुझे फिर से अगेन 60 दे रखा है अपॉन 360 एंड पाई इज अगेन 22/7 एंड रेडियस 21 मल्टीप्लाई 21, दो बार, ये से कैंसिल फिर से 6 टाइम्स में, ये से कैंसिल 3 टाइम्स में, ये से कैंसिल 2 टाइम्स में, और ये से कैंसिल 11। क्या बचा बेटा 11 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई कर लो 210 और 21 231, 231 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154, द पैरामीटर, ठीक है, सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है बेटा 2 पाई आर। तो सर्कल का अगर आप पैरामीटर निकालना चाहते हो तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। आपको रेडियस तो दे नहीं रखा, हाँ एरिया दे रखा सर्कल का, एरिया दे रखा जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। एरिया कितना दे रखा है 154, ठीक है, तो पाई 22/7, रेडियस नहीं पता छोड़ दो, 7 इधर जाएगा 22 इधर जाएगा, तो 154, 7 ऊपर 22 नीचे। अच्छा, दिस इज आर स्क्वायर, ये से 7 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है, तो क्या आया 7 मल्टीप्लाई 7, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में कन्वर्ट, और हमें पता है जिसके पेयर बन जाते हैं बेटा वो रूट से बाहर निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई रेडियस इज 7। अब निकाल लो आपका पैरामीटर 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 7, 7 से 7 कैंसिल 44, सो 44 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात। इन्होंने एरिया दे रखा था, एरिया से रेडियस निकाला, बिकॉज रेडियस के बिना तो पैरामीटर निकल नहीं सकता, तो हमें जो दे रखा है उसी की हेल्प से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि पैरामीटर निकालना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द मोड एंड द मीन इज गिवन बाय, आपको मोड गिवन है, मोड इज 7 एंड द मीन इज अरे हद ही हो गई, क्या हो गया, मीन इज 8 सेंटीमीटर। हमें पता है फॉर्मूला जो होता है हमारा, एक बेसिक फॉर्मूला बेटा, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, मीन मीडियन मोड के बीच में। तो आपको कोई भी दो चीज दे रखी है, आप तीसरी चीज बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो इस सवाल में मुझे मॉड और मीन दे रखा है, हमें मीडियन निकालने के लिए क्या है, बहुत आसान सवाल। देखो मॉड की वैल्यू कितनी है, या आप वैल्यू पुट कर दो बेटा, मॉड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मॉड की वैल्यू कितनी दे रखी है, सो मॉड की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 7, ओके, 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन कितना 8, चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो 7 और 16 कितना आ गया, 7 और 16 कितना है बेटा, 7 और 16, तो 7 प्लस 16 ये आ जाएगा 23, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मीडियन पता चल जाएगा। तो मीडियन कितना आ गया 23/3, 23/3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल। बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन में निकालते हैं, तो जाहिर सी बात इसने बोला है हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ यूज करते हैं, यानी सीएफ को कहाँ यूज करते हैं, तो मीडियन फाइंड करने में करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की कितनी देर के बेटा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.07, हमें निकालनी है नॉट इवेंट की। तो हमें पता है जब भी हमें नॉट इवेंट की निकालनी होती है बेटा, तो हमेशा एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑलवेज 1 होता है। तो अगर आपको नॉट इवेंट की निकालनी है तो 1 में से इवेंट को घटा दो, 1 माइनस 0.07, तो 1 में से 0.07 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 0.93, सो 0.93 इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड को निकाला हमने 52 कार्ड में से, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी की वो क्वीन हो, क्वीन कार्ड। तो हमें पता है बेटा 4 क्वींस होती हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, चारों में एक एक क्वीन होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगा 4/52, कैंसल आउट कर दे 4/52 को, तो 4 से काटोगे तो 1/13 आएगा, तो 1/13 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, इसने कहा क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 क्वीन होती है तो 4/52। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर्स देन इट्स प्रोबेबिलिटी, बेटा जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो होती है, इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट। तो कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल होता है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो होती है, और जो श्योर इवेंट होती है, जिसके होने के चांसेस 100% होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। दिमाग में डाल लो, जो श्योर इवेंट है, जो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो। तो इसने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि जो वो हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑलवेज जीरो होगी। दिमाग में डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if PA denotes the probability of an event A, then अगर PA डिनोट करता है किसी भी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा A हमेशा कहां से कहां तक, अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो अगर PA इंडिकेट करता है मेरा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से A तक और A से 1 तक, यानी 0 से 1 के बीच में ही होगी, या फिर 0 और 1 होगी। दिमाग में डालो इस बात को, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। बेटा दिमाग में डालो, अगर नॉन लीप ईयर है, अगर नॉन लीप ईयर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर में मंडे की प्रोबेबिलिटी, मंडे संडे या किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, ये ऑलवेज 1/7 होगा। तो अगर वो नॉन लीप ईयर में बोलेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1/7 होगा, और अगर वो लीप ईयर यूज करेंगे बेटा, लीप ईयर में अगर आपको किसी भी डे की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी डे की, संडे मंडे ट्यूसडे वेड, अगर 53 संडे या 53 मंडे या किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर आपको लीप ईयर में बोल रहे हैं, इट विल ऑलवेज 2/7। दिमाग में डालो इस बात को, अगर नॉन लीप ईयर है तो 1/7, और अगर वो लीप ईयर है तो 2/7। इस बात को याद कर लो। हालांकि ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस में भी आते हैं, जिसकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी डाल रखा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। फिलहाल ये MCQs है, तो इसमें शॉर्टकट याद कर लो कि नॉन लीप ईयर है, 53 संडे की निकालनी है या 53 मंडे की निकालनी है, तो 1/7, और अगर लीप ईयर है तो 2/7। सो 1/7 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉन लीप ईयर की बात हो रही है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, एंड इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 50 बोले थे बट कोई नहीं, हमने 49 ही डाला है, एक छोड़ दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन जो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो।